फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। हम डिस्कस कर रहे थे मडीवियल हिस्ट्री में हमारा चल रहा है दिल्ली सल्तनत। और दिल्ली सल्तनत के अंदर हम स्लेव डायनेस्टी यानी कि इल्बारी और स्लेव डायनेस्टी दोनों सेम ही है। तो स्लेव डायनेस्टी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं खलजी डायनेस्टी। खलजी डायनेस्टी का टाइम पीरियड है 1290 एडी से लेकर 1320 एडी तक का। तो जो खलजीज थे इन्होंने 30 इयर्स तक रूल किया। कब तक रूल किया? 30 इयर्स तक रूल किया, राइट। तो यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट रूलर्स हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। एक है जलालुद्दीन खलजी जिन्होंने डायनेस्टी की जो है शुरुआत करी थी। दूसरे आते हैं अलाउद्दीन खलजी, उन्हीं के नेफ्यू और सन इन लॉ दोनों हैं, राइट। तो शुरुआत करते हैं। अब लास्ट जो हमने पढ़ा था स्लेव डायनेस्टी के अंदर, जो स्लेव डायनेस्टी हमने करी थी, तो स्लेव डायनेस्टी के जो लास्ट रूलर थे वो कौन थे? गयासुद्दीन बलबन। और गयासुद्दीन बलबन जो थे, लास्ट रूलर तो नहीं बोलेंगे, इनके बाद जो रूलर्स आए थे, लास्ट जो सक्सेसफुल रूलर थे ये बोल सकते हैं हम, राइट। तो लास्ट जो सक्सेसफुल रूलर थे वो थे गयासुद्दीन बलबन। इनके बाद जितने भी रूलर्स आए, जितने भी इनके सक्सेसर्स आगे आए, वो सारे के सारे इनकम्पिटेंट थे, जिसके चलते हुए जो खलजी डायनेस्टी की शुरुआत होती है। खलजी का एक ग्रुप था, खलजी नोबल्स का एक ग्रुप था जिनको लीड कर रहे थे जलालुद्दीन खलजी, राइट। तो 1290 एडी के अंदर जब जलालुद्दीन खलजी जो थे उन्होंने आकर शुरुआत करी खलजी डायनेस्टी की। और उस टाइम पे जो नॉन तुर्किश नोबिलिटी थी, इनके टाइम की जो नॉन तुर्किश नोबिलिटी थी वो भी इनको फेवर कर रही थी। कि इनको? खलजी को, राइट। खलजी को ये फेवर कर रही थी। क्यों फेवर कर रही थी? अब देखो, जो खलजी थे ना, इनके जो हाई ऑफिसर्स थे उनमें तुर्क थे। ऐसी बात नहीं है कि तुर्क को ये फेवर ही नहीं करते थे। तो जो तुर्क थे वो इनके हाई ऑफिसर्स में ऑलरेडी थे, लेकिन जो तुर्किश मोनोपोली थी उस टाइम की, उसको ये इन्होंने खत्म कर दिया था, राइट। तुर्किश मोनोपोली को खत्म कर दिया था, लेकिन इनके जो हाई ऑफिसर्स थे, जो नोबल्स थे, उनमें तुर्क थे। इसीलिए अब इनकी मोनोपोली खत्म करी थी, इसीलिए जो नॉन तुर्किश नोबिलिटी थी वो इनको फेवर कर रही थी खलजीज को, राइट। तो बात करते हैं जलालुद्दीन खलजी की। 1290 से लेकर 1296 एडी तक इन्होंने रूल करा, 6 इयर्स तक, राइट। तो ये फाउंडर है खलजी डायनेस्टी के। खलजी डायनेस्टी की शुरुआत इन्होंने ही करी थी। और ये दिल्ली सल्तनत के पहले ऐसे रूलर थे जिन्होंने ये क्लियरली ये बात बोली थी कि जो इंडिया है, इंडिया को हम ट्रूली इस्लामिक स्टेट नहीं बना सकते। रीजन में कि इंडिया के अंदर हिंदू मेजॉरिटी के लोग रहते हैं, राइट। तो इसीलिए इंडिया जो है वो एक ट्रूली इस्लामिक स्टेट नहीं बन सकता। तो उन्होंने क्या बोला कि जो स्टेट होगी दैट शुड बी बेस्ड ऑन द willing support of the governed, right? तो willing support of the governed, and since the large majority of the people in India were Hindus, हिंदू लोग हैं, तो अपनी मर्जी से वो जो भी उनकी सपोर्ट रहेगी उसके अकॉर्डिंग जो गवर्नमेंट है वो रूल करेगी। तो इंडिया को ट्रूली इस्लामिक स्टेट यहाँ पे नहीं बनाया जा सकता। ये बात किसने बोली थी? जलालुद्दीन खलजी ने बोली थी, राइट। टॉलरेंस की पॉलिसी को ये फेवर करते थे और हार्श पनिशमेंट के फेवर में बिल्कुल नहीं थे। हार्श पनिशमेंट को अवॉइड करते थे, टॉलरेंस की पॉलिसी को अडॉप्ट करते थे। इनके बाद जो आएंगे अलाउद्दीन खलजी, वो बिल्कुल इनके ऑपोजिट रहेंगे, राइट। इनके टाइम पीरियड का जब ये रूल कर रहे थे, तो इनके टाइम पीरियड का जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो क्या है? वो है इन्वेजन ऑफ देवागिरी इन 1294 एडी में देवागिरी को इन्होंने इन्वेड करा। किसने करा? इन्हीं के टाइम पीरियड में करा था, लेकिन इन्वेड करा था अलाउद्दीन खलजी ने। अलाउद्दीन खलजी कौन थे? इनके नेफ्यू थे और सन इन लॉ भी थे, राइट। तो देवागिरी को इन्वेड कब करा? 1294 एडी में ड्यूरिंग द रेन ऑफ जलालुद्दीन खलजी। लेकिन इन्वेड किया किसने था? अलाउद्दीन खलजी ने, राइट। तो देवागिरी कहाँ पे है? देवागिरी पड़ता है महाराष्ट्र में। देवागिरी कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र में इन्होंने इन्वेजन करा था देवागिरी में, राइट। इनकी जो बेटी थी, जलालुद्दीन खलजी की जो बेटी थी, उनकी इन्होंने शादी करी थी उलुग खान से। किससे? उलुग खान से।
उलग खान कौन थे? उलग खान चंगेज खान के डिसेंडेंट थे। चंगेज खान के बारे में हमने पढ़ा था ना कि जो मंगोल थे उनको लीड कर रहे थे चंगेज खान, तो उन्हीं के डिसेंडेंट थे उलग खान, जिनके साथ इन्होंने शादी करी थी अपनी बेटी की। किस लिए करी थी? टू विन हिज गुडविल, राइट। नेक्स्ट रूलर है अलाउद्दीन खलजी। अलाउद्दीन खलजी ने रूल करा था 1296 एडी से लेकर 1316 एडी तक, यानी कि 20 इयर्स तक इन्होंने रूल करा था अलाउद्दीन खलजी ने। कौन थे ये जलालुद्दीन खलजी के ही नेफ्यू भी थे और सन इन लॉ भी थे। अब गद्दी पे कैसे बैठे? इन्होंने धोखे से जलालुद्दीन खलजी को मार दिया, उनका मर्डर कर दिया और खुद आकर गद्दी पर बैठ गए, राइट। He came to the throne by treacherously murdering his uncle and father-in-law जलालुद्दीन खलजी। इनके जो अंकल भी थे, फादर इन लॉ भी थे जलालुद्दीन खलजी, उनको इन्होंने धोखे से मार दिया और खुद आकर गद्दी पे बैठ गए। उसके बाद वहां के जितने भी नोबल्स थे या सोल्जर्स थे जितने भी, उन सबको इन्होंने ब्राइब दिया। ब्राइब में क्या दिया? गोल्ड दिया। गोल्ड दिया और उनका जो सपोर्ट था वो लिया, राइट। बदले में वो इनको सपोर्ट करने लगे और खुद को इन्होंने डिक्लेयर कर दिया सुल्तान। इन्होंने बोला अब मैं सुल्तान हूं, मैं यहाँ पे रूल करूंगा। इसके बाद अगर कोई भी इनके अगेंस्ट आवाज उठाता था, चाहे वो कोई नोबल हो, कोई रिलेटिव हो, कोई फैमिली मेंबर हो, इवन के उस टाइम पे दिल्ली में जो मंगोल्स रह रहे थे उनमें से भी अगर कोई इनके अगेंस्ट जाता था, इनके अगेंस्ट रिवोल्ट करता था, तो उन सबको ये मार देते थे। मैसेकर होता था, लड़ाई होती थी, ब्लडशेड होता था और उनको खत्म कर देते थे। किसी को भी अपने अगेंस्ट आवाज उठाने नहीं देते थे, हार्श पनिशमेंट देते थे। इवन के जो इनके नोबल्स होते थे ना, उनके नोबल्स के बच्चे हैं, कोई उनकी वाइफ है, अगर कोई भी गलती करता है तो सबको हार्श पनिशमेंट दी जाती थी, राइट। अब ये धोखे से खुद गद्दी पर बैठे थे, तो इनके दिमाग में ऐसा चल रहा था कि मेरे साथ भी धोखा हो सकता है, जिसके चलते हुए जो इन्हीं के नोबल्स थे वो इनके अगेंस्ट कोई कॉन्स्पिरेसी ना चले, उन चीजों को रोकने के लिए इन्होंने अपने नोबल्स के लिए बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस बना रखे थे। इवन के अगर कोई मैरिज हो रही है या कोई फेस्टिवल है, उस टाइम पे भी अगर कोई गैदरिंग करनी है या कुछ बैंकेट वगैरह बुकिंग करनी है, तो उन सब चीजों के लिए भी गैदरिंग करने के, एक सोशल गैदरिंग करने के लिए भी वो जो नोबल्स होते थे उनको सुल्तान की परमिशन लेनी पड़ती थी, राइट। मैरिज अलायंसेस बनाना है, शादी करनी है या फिर फेस्टिवल्स करने हैं या कोई भी सोशल गैदरिंग करनी है, तो उन सब के लिए उनको सुल्तान से परमिशन लेनी पड़ती थी। ऐसे उनको बिना परमिशन के अलाउड नहीं था सोशल गैदरिंग, इवन के फेस्टिवल सेलिब्रेट करना भी अलाउड नहीं था उस टाइम पे, राइट। फेस्टिवल पार्टीज को डिस्करेज करते थे, फेस्टिवल पार्टीज करने में ये बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थे, ना ही लोगों को करने देते थे। इवन के वाइन यूज करना, इंटॉक्सिकेंट जो ड्रिंक्स होती है, उन सबको इन्होंने बैन कर रखा था, राइट। इसके साथ ही जो इनके नोबल्स हैं, इनके नोबल्स क्या कर रहे हैं, इनके बारे में क्या सोच रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, तो इन सब चीजों की इंफॉर्मेशन लेने के लिए इन्होंने एक अपनी ही स्पाई सर्विसेज बना रखी थी, अपने ही जासूस रखे हुए थे जो इनके नोबल्स की जासूसी करते थे कि इनके नोबल्स इनके बारे में क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन देते थे इनको, इनके स्पाई जो जासूस इन्होंने अपॉइंट किए हुए थे, राइट। सबसे पहले इन्होंने गुजरात को कॉन्कर किया। गुजरात को कॉन्कर किया, वहां के जो राजा थे उनकी जो वाइफ थी कमला देवी, उसके साथ इन्होंने शादी कर ली, राइट। उसके बाद इन्होंने मलिक कफूर को वहां से एक्वायर किया। मलिक कफूर को जब लेकर आए थे, पहले ये एज अ स्लेव लेकर आए थे, बाद में उसको अपना कमांडर बना लिया था, राइट। उसके बाद इन्होंने रणथंभौर को कैप्चर किया, फिर चित्तौड़ को, फिर मालवा को, इस तरह से धीरे धीरे अपना कॉन्कर करने का इन्होंने सिलसिला शुरू कर दिया। और फाइनली इन्होंने साउथ की तरफ अपनी जो टेरिटरी थी उसको एक्सपैंड करने के लिए जो मलिक कफूर थे, मलिक कफूर को साउथ में भेज दिया टू एक्सपैंड द टेरिटरी, राइट। मलिक कफूर जिसको ये कहां से लेकर आए थे? गुजरात से, राइट। तो उसको इन्होंने साउथ में भेज दिया टेरिटरी को एक्सपैंड करने के लिए। इसके अलावा जो देवागिरी के किंग थे, यादव किंग रामचंद्र देव, उनको भी इन्होंने हरा दिया। कातिया किंग प्रताप रुद्र देव वन जो थे, हौसाला किंग जो थे, दवार समुद्र वीर बिलाल 3,
और पांड्या जो थे मादुराई के, उनके जो किंग थे महावर्मन कुलशेखरा, तो इन सब को इन्होंने हरा दिया। जितने भी किंग थे इन सब को इन्होंने हरा दिया और अपनी टेरिटरी को आगे एक्सपांड किया। और फाइनली ये पहुंचे साउथ में। साउथ में कहाँ पे? तमिलनाडु में। तमिलनाडु में भी कौन सी जगह पे? रामेश्वरम। रामेश्वरम में वहां पे पहुंचे और वहां पे इन्होंने एक मॉस्क भी बनाई थी। कहाँ पे बनाई? रामेश्वरम में, राइट। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर जो था इंडिया का, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर को स्ट्रेंथन करने के लिए, स्ट्रॉन्ग करने के लिए इनका जो सबसे ट्रस्टेड कमांडर था गाजी मलिक, उनको इन्होंने वहां पे भेज दिया, राइट। कहाँ पे? नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर पे, उसको और स्ट्रॉन्ग करने के लिए, सो दैट कि वहां से कोई अटैक ना हो, राइट। नेक्स्ट हम बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स की। अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे एडमिनिस्ट्रेशन में कौन कौन से चेंजेस आए थे? ये पहले ऐसे सुल्तान थे जिन्होंने एक परमानेंट आर्मी बनाई थी। अलाउद्दीन खिलजी पहले सुल्तान थे जिन्होंने परमानेंट आर्मी बनाई थी और ये अपने सोल्जर्स को कैश में पे करते थे, राइट। किस में पे करते थे? कैश में पे करते थे। अब नोबल्स के साथ कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट ना हो तो उसके लिए इन्होंने 4 इंपॉर्टेंट ऑर्डिनेंसेस ऑलरेडी इशू कर रखे थे। क्योंकि देखो, मैंने पहले भी बताया, ये खुद धोखे से आकर बैठे थे, तो इनको ये डर था कि कहीं मेरे साथ धोखा ना हो जाए, तो इसीलिए जो इनके नोबल्स होते थे उन पे ये जासूसी करते थे, वो कोई और प्रॉब्लम्स ना क्रिएट करे, उसके लिए इन्होंने कुछ ऑर्डिनेंसेस इशू कर दिए। जैसे कि इन्होंने बोला कि कॉन्फिस्केशन ऑफ रिलीजियस एंडोमेंट्स एंड फ्री ग्रांट्स ऑफ लैंड्स। लैंड्स की जो भी ग्रांट्स आ रही है, जो रिलीजियस प्लेसेस है, वहां पे जो पैसा आ रहा है वो सारे का सारा कहाँ जाता था? इनके पास जाता था। स्पाई सिस्टम को अपने को इन्होंने रीऑर्गेनाइज करा और अच्छा बनाया। वाइन, इंटॉक्सिकेंट्स, इन सब चीजों को इन्होंने बैन कर दिया और खुद भी ये इन सब चीजों को लेने से परहेज करते थे, राइट। इसके अलावा इन्होंने अब जो नोबल्स होते थे, नोबल्स जो सोशल गैदरिंग्स करते थे, उन सब चीजों को इन्होंने बैन कर दिया और जो इंटर मैरिजेस जो होती थी उन सब चीजों को भी इन्होंने बैन कर दिया। विदाउट सुल्तान की परमिशन के वो इंटर मैरिज भी नहीं कर सकते थे, राइट। इसके अलावा दाग और चेरा सिस्टम जो था वो इन्होंने इंट्रोड्यूस करा। दाग और चेरा सिस्टम क्या था? दाग सिस्टम में था कि जो इनके हॉर्सेस है ना, हॉर्सेस की भी इन्होंने ब्रांडिंग कर रखी थी। मतलब हर जगह पे पूरा का पूरा एक इस तरह का सिस्टम बना रखा था कि इनके साथ कोई धोखा ना कर सके। तो इवन के जो इनके हॉर्सेस थे ना, उनकी भी इन्होंने ब्रांडिंग कर रखी थी और इनके जो सोल्जर्स होते थे उनकी भी पूरी की पूरी डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन अपने पास रखते थे कि कौन सा बंदा कहाँ से आया है, राइट। तो कोई भी धोखे से यहाँ पे एंटर करे बहुत मुश्किल था। नेक्स्ट हम बात करते हैं रेवेन्यू रिफॉर्म्स की। वो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स थे, ये रेवेन्यू रिफॉर्म्स थे। अब उस टाइम पे जो कल्टीवेबल लैंड थी, यहाँ पे एग्रीकल्चर का काम होता था, उसको इन्होंने मेजर किया और लैंड रेवेन्यू फिक्स कर दिया, राइट। और जो मेजरमेंट का स्टैंडर्ड यूनिट था वो क्या रखा इन्होंने? वो रखा बिश्वा। बिश्वा क्या है? बिश्वा, इट इज द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट, राइट। लैंड रेवेन्यू फिक्स कर दिया और मेजरमेंट का एक स्टैंडर्ड यूनिट रखा जिसको नाम दिया बिश्वा का, राइट। और इन्होंने बोला कि जितनी भी प्रोडक्शन हो रही है कल्टीवेबल लैंड से, जितनी भी प्रोडक्शन हो रही है उसका हाफ जो है वो किसके पास जाएगा? स्टेट के पास जाएगा, फिक्स कर दिया, राइट। और रेवेन्यू कलेक्शन के लिए इन्होंने एक स्पेशल ऑफिशियल की पोस्ट बनाई जिसको नाम दिया गया मुस्तक राज का। मुस्तक राज का काम क्या होता था? रेवेन्यू कलेक्ट करना, राइट। और सिर्फ रेवेन्यू कलेक्शन के लिए इन्होंने एक उस टाइम पे पोस्ट बनाई थी, एक स्पेशल ऑफिशियल बनाया था जिसको नाम दिया मुस्तक राज का, राइट। इसके अलावा इन्होंने अपने टाइम पीरियड में बहुत सारे फोर्ट्स बनाए। बहुत सारे फोर्ट्स का जो क्रेडिट है वो अलाउद्दीन खिलजी को जाता है, जिसमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फोर्ट है दैट इज अलाई फोर्ट। अलाई फोर्ट किसने बनाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाई दरवाजा भी इन्हीं का ही है। अलाई फोर्ट, अलाई दरवाजा दोनों ही अलाउद्दीन खिलजी के हैं। अलाई दरवाजा क्या है? अलाई दरवाजा है जो कुतुब मीनार था, राइट। कुतुब मीनार का जो एंट्रेंस गेट होता था, एंट्रेंस गेट को बोलते थे अलाई दरवाजा, जो कि किसने बनाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था। इसके अलावा हजार सितुन क्या है? पैलेस ऑफ 1000 पिलर्स। पैलेस ऑफ 1000 पिलर्स वो भी इन्होंने ही बनाया था। हौज खास
जमायत खाना मॉस्क हो गया, तो सीरी में जो इनकी कैपिटल थी वहां पे इन्होंने बनवाया था, और इनको एक टाइटल भी दिया गया था, कौन सा, सिकंदर सानी। कौन सा टाइटल इनको दिया गया था, सिकंदर सानी का टाइटल भी इनको दिया गया था। जो टाइटल्स हैं वो इंपॉर्टेंट है। ये पहले ऐसे तुर्किश सुल्तान थे जिन्होंने रिलीजन और पॉलिटिक्स दोनों को सेपरेट किया। रिलीजन अलग चल रहा है, पॉलिटिक्स अलग चल रही है, दोनों को इन्होंने सेपरेट करा। और इन्होंने एक और बात बोली थी, किंगशिप नोस नो किंगशिप, राइट। अगर आप किंग हो तो उसमें कोई रिश्तेदारी कुछ भी नहीं चलेगी, राइट। तो किंगशिप नोस नो किंगशिप। इसके अलावा इनकी कोर्ट में बहुत सारे ग्रेट पोइट्स आए थे और इनको इन्होंने सपोर्ट भी किया था, जिनमें से अमीर खुसरो थे और मीर हसन दहलवी, जो कि इंपॉर्टेंट कोर्ट पोइट यहाँ पे आए थे। वो कौन है, अमीर खुसरो एंड मीर हसन दहलवी, राइट। दोनों के नाम याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट है। कोर्ट पोइट्स के बारे में सीधा सीधा क्वेश्चन कई बार आ जाता है कि कौन सा जो पोइट है वो कौन से किंग के टाइम पे आया था, राइट। नेक्स्ट हम बात करते हैं इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की। मार्केट में अगर हम मार्केट की बात करें, मार्केट रिफॉर्म्स भी इनको बोलते हैं, तो मार्केट को कंट्रोल करने के लिए बहुत सारी रेगुलेशंस, रूल्स और रेगुलेशंस इसने ऑलरेडी अप्लाई किए हुए थे। मार्केट में बहुत सारी रेगुलेशंस चल रही थी। जितनी भी मार्केट में कमोडिटीज है, सब कमोडिटी के एक फिक्स्ड प्राइस होता था, राइट। एक प्राइस फिक्स किया होता था, उससे ना ज्यादा पे बिकेगी ना कम पे बिकेगी, राइट। फिक्स्ड द कॉस्ट ऑफ ऑल द कमोडिटीज, कमोडिटीज की कॉस्ट इन्होंने फिक्स कर रखी थी। दिल्ली के अंदर 3 मार्केट्स सेटअप करी थी। जितनी भी गुड्स सेल पे जा रही है ओपन मार्केट में, तो उसको नाम दिया गया सराय अदल का, सराय अदल। इसके अलावा एक मार्केट कंट्रोल डिपार्टमेंट इन्होंने एस्टैब्लिश करा एक मिनिस्ट्री के अंडर, जिसको नाम दिया दीवाने रियासत। दीवाने रियासत, दीवाने रियासत का काम क्या होता था, मार्केट को कंट्रोल करना, राइट। नेक्स्ट आते हैं अलाउद्दीन खिलजी के सक्सेसर्स। अब अलाउद्दीन खिलजी जो थे, इन्होंने रूल करा था 1316 एडी तक, राइट। लेकिन जो खिलजी डायनेस्टी है वो कब तक चली थी, 1320 एडी तक। तो ये जो 4 साल थे, यहाँ पे जो 4 साल है ना, तो इन 4 सालों में जो रूलर आए थे वो बहुत ही इनकम्पिटेंट रूलर थे, राइट। तो इसीलिए उनके बारे में कोई ज्यादा डिटेल नहीं है। इनमें से कौन है, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह, जिन्होंने ये 4 साल रूल करा था, लेकिन इनके साथ भी और बहुत सारे रूलर थे छोटे मोटे, जो कुछ टाइम पीरियड के लिए आए थे। अलाउद्दीन की जो डेथ है वो हुई थी 1316 एडी में। क्यों हुई थी, कैसे हुई थी, इसके बारे में अभी तक कुछ भी क्लियर नहीं है। कहीं पे लिखा है कि मलिक कफूर ने इनको मारा था, कहीं पे लिखा है कि नेचुरल डेथ थी। अब इसके बारे में क्लियरली कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ कि इनकी डेथ कैसे हुई थी। अब 1316 एडी के अंदर जब इनकी डेथ होती है, तो उनके बाद गद्दी पे कौन बैठते हैं, मलिक कफूर। मलिक कफूर को 1000 दिनारी के नाम से भी जाना जाता है। 1000 दिनारी मलिक कफूर का ही नाम है, इन्हीं को ही 1000 दिनारी के नाम से जाना जाता है। तो मलिक कफूर आकर बैठते हैं गद्दी पे, लेकिन ज्यादा टाइम तक इन्होंने रूल नहीं करा। तो उसके बाद इन्होंने जो अलाउद्दीन खिलजी के 16th बेटे थे, नाम क्या था, शिहाबुद्दीन, शिहाबुद्दीन को इन्होंने किंग बना दिया। शिहाबुद्दीन को के बाद आते हैं कुतुबुद्दीन मुबारक शाह। शिहाबुद्दीन ने भी ज्यादा टाइम रूल नहीं करा, तो इनको फिर मार दिया कुतुबुद्दीन मुबारक शाह ने। और कुतुबुद्दीन मुबारक शाह जो थे, इन्होंने 4 साल तक रूल करा, और लास्ट 1320 एडी के अंदर आ गए नसीरुद्दीन शाह, राइट। नसीरुद्दीन शाह ने इनको मारा और खुद आकर गद्दी पर बैठ गए। और जो नसीरुद्दीन शाह थे, इनको मार दिया गाजी मलिक ने। गाजी मलिक कौन थे, ये दीपालपुर के गवर्नर थे। तो इन्होंने नसीरुद्दीन शाह को मार दिया और खुद आकर गद्दी पर बैठ गए। और फाइनली 30 इयर्स के बाद जो खिलजी डायनेस्टी है वो खत्म हो जाती है, और नेक्स्ट शुरुआत होती है तुगलक डायनेस्टी की, राइट। So that's all for today. Hope you like this video. Thank you. Bye bye and have a nice day.